गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यूपीसीएचओ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके जो फर्दर या फ्यूचर जो भी यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम लगने वाला है उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहें या आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो बात करते हैं आपके क्वेश्चन सेशन के बारे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सीन एंड गिव द आंसर। एनी वेस्ट दैट इज जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल और रिसर्च एक्टिविटीज कॉल्ड। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा वेस्ट जो जनरेट हो रहा है किसके द्वारा या किसके दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान और जो ह्यूमन बींग्स के इम्यूनाइजेशन, एनिमल के द्वारा या मैं बात करूं रिसर्च एक्टिविटी के द्वारा हमें जो वेस्ट देखने को मिलता है वो क्या कहलाएगा हमारा। तो अपन बात करें, ऑप्शन है आपके मेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट। तो अपन बात करें एक एक करके। तो सबसे पहले बात करें अपन मेडिकल वेस्ट के बारे में। तो मेडिकल वेस्ट का मतलब होता है आपका मेडिकल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला वेस्ट। यानी कि आपका, मैं सिंपल बात करूं तो आप कोई भी मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हो, किसी का ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो जो वेस्ट निकलेगा वो अपन कह सकते हैं, या सिंपल वर्डों में मैं कहूँ तो मेडिसिन का वेस्ट मेडिकल वेस्ट कहलाता है। दूसरे वर्डों में अपन, दूसरा आपका ऑप्शन है हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब सिंपल वर्डों में अपन कहें तो क्या है, हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला वेस्ट। क्लियर। दूसरा मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको और क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। तो अपना सही आंसर होगा बायोमेडिकल वेस्ट। यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट वो है जो कहाँ पर जनरेट होता है, एक हम उसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, एनिमल रिसर्च, सारी चीज़ों की एक्टिविटी, यानी कि केमिकल्स और मेडिकल के मेडिसिन के द्वारा एक्सपायर मेडिसिन वगैरह वो सब आपकी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन था वो कौन सा था, इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब किसी को अगर इन्फेक्शन हो रखा है उसके द्वारा, या ऐसा वेस्ट जो हमें क्या कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है, वो कहलाता है। तो यानी कि एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह हो गया, बैंडेज वगैरह, बैंडेज वगैरह हो गई, तो ये सारा आपका इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर आएगा। अपना राइट आंसर होगा इसका सी, क्या कहलाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिल्क शुगर आल्सो नोन एज। यानी कि मिल्क के अंदर जो मिठास होती है वो किसके द्वारा होती है। तो अपन बात करें तो ये पाया जाता है, लैक्टेज को क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर बोला जाता है। तो यानी करेक्ट आंसर इज बी। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन है, द पेशेंट हु हैज़ अंडरगॉन गैस्ट्रेक्टोमी इज लाइकली टू डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसने क्या करवाया है या जिसकी क्या हो रखी है, गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द स्टोमक। यानी कि उस पर्सन का क्या कर दिया है, स्टोमक को रिमूव कर दिया गया है। तो उस पेशेंट में कौन सी डेफिशिएंसी डेवलप होगी, विटामिन बी की होगी, विटामिन के की होगी, विटामिन B12 की होगी या विटामिन B9 की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो होगा B12, यानी कि विटामिन B12। क्यों होगा, क्योंकि विटामिन हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर पाया जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या होता है, उसका रोल ये है कि ये विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में या सिंथेसाइज करने में, विटामिन B12 को रीअब्जर्व करने में हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे, स्टोमक रिमूव हो जाएगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं रहेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो उसके अंदर देखने को मिलेगी हमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी इन अडल्ट एज। यानी कि एक अडल्ट पर्सन को डेली कितना विटामिन सी लेना चाहिए, 80 mg, 50 mg, 30 mg,
10 mg। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। कितना लेना चाहिए? 50 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेचुरल डिफेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी इट हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें या ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एजेंट के या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिफेंस पावर देता है, यानी कि उसके लड़ने की क्षमता देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? यानी कि नेचुरली वो चीज़ हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफीट कर पाएँ तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन बोलेंगे या इन्फ्लामेशन। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी एजेंट का बॉडी के अंदर जाना और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या कर दे? हमें इन्फेक्टेड कर दे, तो वो इन्फेक्शन कहलाएगा। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? किसी इसे मतलब रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी थिंग्स के प्रति क्या होना? सेंसिटिविटी हो जाना। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट या टू प्रोवाइड द डिफेंस पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू फाइट द अगेंस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। यानी कि इम्यूनिटी ही एक ऐसा पावरफुल थिंग्स है जो हमें नेचुरली क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रति डिफेंस पावर प्रोवाइड करता है, जिसे अपन प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। यानी कि ये हमें ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एजेंट से या फॉरेन बॉडी पार्टिकल से लड़ने के लिए क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। इन्फ्लामेशन की बात करें तो अपन क्या करना? इन्फेक्शन का क्रॉनिक हो जाना, पस का फॉर्मेशन वगैरह हो जाना, रेडनेस जैसी आपको कंडीशन सीन होना, वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लामेशन कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन्फेक्शन इन बॉडी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, क्लियर, तो वो किसको फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन गया और या कोई भी फॉरेन बॉडिकल पार्टिकल्स गया और वो बॉडी में जा कर के आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ को बना देता है? वो थिंग्स को पूछा गया है। एंटीजन को बनाता है, तो ये गलत है आपका। एंटीजन तो फॉरेन पार्टिकल होता है, इसके जाने की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में बनती है एंटीबॉडी। तो करेक्ट आंसर इज बी। हार्मोन्स नहीं होगा, लिपोप्रोटीन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। यानी कि क्वेश्चन का कहना ये है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल से वाटर को प्लाज्मा की तरफ भेजता है, यानी कि सेल से पानी खींच के और कहाँ ले लेता है? प्लाज्मा के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ले लेता है। तो अपन बात करें इसमें एल्कलाइन, तो एल्कलाइन टाइप का तो कोई भी फ्लूइड नहीं होता है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपोटेनिक। यानी कि 3 तरह के अपने बॉडी के अंदर बॉडी में 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, या अपन बात करें 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले अपन बात करें हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक जो होता है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। तो ये क्या करता है? हाइपोटोनिक सेल्स के अंदर क्या करेगा? फ्लूइड को फिल करता है, यानी कि एडिमा कराता है। कौन सा? हाइपोटोनिक वाले। और आइसोटोनिक की बात करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइडों के सेम होता है, यानी कि सेम मात्रा में उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। और हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो टॉनिक सब्सटेंस है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है? सेल से फ्लूइड को ब्लड के अंदर लेके आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर या प्लाज्मा के अंदर लेके आता है, और ये क्या करता है? सेल को श्रिंक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, हाइपरटोनिक। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेल से पानी को या वाटर को शिफ्ट करते हैं, किसमें? प्लाज्मा के अंदर। और हाइपोटोनिक क्या करता है? प्लाज्मा से सेल के अंदर करता है, तो वो क्या कर देता है? एडिमा करता है। और हाइपरटोनिक क्या करता है? आपका सेल को श्रिंकेज करता है, उसके साइज को कम करता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपन बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इज। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको
ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो आप किसी भी चीज़ के लिए पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, यानी कि एडवांस में सोच लेते हो, वो क्या कहलाता है आपका? वो पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है, इवैल्यूएटिंग कहलाता है या प्लानिंग कहलाता है। अब अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, स्टार्टिंग करना, उसको फॉर्म करना। कंट्रोलिंग का मतलब किसी भी चीज़ पर क्या करना? कंट्रोल करना, एथिक्स को अलाउड करना, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एवेलुएटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एवेलुएट करना, यानी कि उसका एवेलुएशन निकालना, रिजल्ट निकालना। तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? सबसे यानी कि हम एडवांस में ही उस चीज़ को क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? प्लानिंग कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन व्हेन आईक्यू स्कोर, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका मेंटल रिटार्डेशन का। तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? हमारे आईक्यू लेवल का या मेंटल एबिलिटियों का क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना। वो कहलाता है आपका आईक्यू, सॉरी, मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोफाउंड टाइप ऑफ जो मेंटल रिटार्डेशन है उसमें आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 35 से 39, 75 to 79, 20 to 34 है ये। क्लियर? और बिलो 20, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ मेंटल रिटार्डेशन की, तो मेंटल रिटार्डेशन मोस्टली अपन 4 तरीके का पड़ता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। एक नॉर्मल भी होता है, तो नॉर्मल ही। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर अपन 4 तरीके का पड़ेगा: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड में कितना होता है आपका? 50 से 70 की रेंज वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? माइल्ड कहता है। मॉडरेट में कितना होता है आपका? 35 से 49। सीवियर में कितना होगा? 20 से 34। और अपना पूछा प्रोफाउंड होता है बिलो 20, यानी कि 0 से 20। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इडियट। प्रोफाउंड वाले को क्या बोलते हैं? इडियट बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि जो प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उसका आईक्यू लेवल आपको कितना देखने को मिलेगा? 20 से नीचे मिलेगा, यानी कि बिलो 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फैट का कहाँ पर होता है? तो अपन बात करें जनरली, तो जनरली जो मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डुोडेनम, जुजिनम और इलियम। तो डुोडेनम है वो क्या होता है? शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इलियम क्या होता है आपका? लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी कि अपन बात करें डुोडेनम में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो आयरन का। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन होते हैं सारी चीज़ों के वो किस में होते हैं? जुजिनम में। तो हमारा फैट का भी कहाँ पर होगा? जुजिनम के अंदर। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज बी। डुोडेनम क्या करता है? हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। और इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, जिसमें गैस्ट्रिन और आपका गैस्ट्रिन हार्मोन और एसिटाइल कोलिन, ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं? सीक्रेट करता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? जुजिनम। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट अपन बात करें पर सिंथेटिक मेडिकेशन इज गिवन, पर एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज गिवन टू, यानी कि हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम किसी को एनेस्थेसिया देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? रिड्यूस एंजाइटी टू फियर, रिडक्शन ऑफ सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, प्रिवेंट अनडिजायरेबल फ्लैक्सुअल, या ऑल ऑफ दी एबव। तो अपन बात करें इसके करेक्ट आंसर के बारे में, तो करेक्ट आंसर तो इसका होगा डी, क्योंकि अगर अपन किसी को एनेस्थीसिया देते हैं तो उसकी एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाती है, फियर भी रिड्यूस हो जाता है, यानी कि पर्सन कैसा हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी कि सीक्रेशन ऑफ सलाइवा भी क्या हो जाएगा? उसका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे? उसकी मसल्स हैं या जो
सीक्रेटरी पाथवे है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। प्रिवेंट अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स, और पर्सन में कोई भी किसी भी तरह का यानी कि अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स ना आए तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। यानी कि उस बॉडी पार्ट के जो मूवमेंट है, मोटर एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, रिडक्ट करते हैं, अल्टर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स, फियर, एंजाइटी जैसी कंडीशन ना दिखे। तो इसलिए एनेस्थीसिया मेडिकेशन क्या करती है, हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट अपन देखें फ्लैग साइन प्रेजेंट इनटू। फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, तो फ्लैग साइन का मतलब अपन समझें तो फ्लैग साइन का कारण होता है देखने को मिलेगा आपको कावस्कर है, मरस्मर है, स्कर्वी है और जरप्थेल्मी है। तो आपको देखने को मिलेगा किसमें, कावस्क्योर डिसीज़ में, जो कि कैसी डिसीज़ होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से फ्लैग साइन का मतलब होता है हेयर में कैसा देखना, फ्लैग जैसे एयर देखना, यानी कि मीन्स कलरफुल एयर देखना, वही फ्लैग साइन कहलाता है। और इसमें क्या देखने, किस में देखने को मिलेगा, कावस्कर डिसीज़ में, जो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मरस्मस का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। और ये दोनों ही कैसे डिसऑर्डर है, माल न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और जरप्थेल्मिया क्या है आपका, देखने को मिलेगा आपको किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। कावस्क्योर डिसीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लैग साइन देखने को मिलता है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको क्वेश्चंस एंड या इनके द्वारा दी गई आपका रेशनल आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।